ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 12th टॉपिक आपका इस चैप्टर का, और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बेटा बनाए जाते हैं, और इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन एजम्पशंस की। तो मेन एजम्पशन में सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ के सरफेस के नजदीक 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में हम उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मानेंगे। अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करते हुए हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला एजम्पशन होगा the value of acceleration due to gravity near the earth surface is 9.8 meter per second square vertically डाउनवर्ड। ठीक है, अब कहोगे कि ये चीज क्या है। एक्चुअल में अर्थ के पास अपना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो किसी भी मास बॉडी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और एक्सेलरेशन आता किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब अगर अर्थ का अपना अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ किसी भी मास पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स से ही हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो हमारे पास एक अर्थ का एक्सेलरेशन भी होगा जो कांस्टेंट है। मतलब अर्थ अगर कांस्टेंट है, अर्थ अगर फिक्स है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फिक्स होगा। और अर्थ के नजदीक पर इसकी वैल्यू, अर्थ के सरफेस के नजदीक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा चेंजेज आता है। अब हमारे अर्थ के पोल्स होते हैं और अर्थ का इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर थोड़ा अलग होता है, पोल्स पर थोड़े अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो बात है वो करेंगे कहां पर, हम लोग ग्रेविटेशन में। लेकिन फिलहाल फाइनली हम इसमें यहां पर ये देखेंगे कि अर्थ के पास, अर्थ के नजदीक सरफेस पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, द रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज 0। अब ये सब चीजें हम लोग कैसे मान के कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारा जो अर्थ के अगल बगल जो एयर है वो नहीं है, एयर ही नहीं है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग जनरली। मतलब अगर एयर होगा तो एयर का रेजिस्टेंस भी होगा, एयर हर चीज के ऊपर एक फोर्स लगाती है। भाई एयर में अगर आप अपना हाथ मूव कराओ तो आपको आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम एयर का फ्रिक्शन फोर्स या एयर का विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। तो ये आपकी चीजें क्या है, नहीं मानी जा रही हैं। यहाँ पे पूरा जो हम लोग फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं उसमें हम इस बात को कैलकुलेट या इस बात को हम अपने थ्योरी में जगह नहीं दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि एयर का रेजिस्टेंस 0 है। ठीक, और तीसरी चीज, द मोशन इन ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली। द मोशन इज
ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली, और केवल मोशन को हम स्ट्रेट लाइन में मानेंगे, क्योंकि हम पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, पार्टिकल नीचे आएगा, ये पूरा का पूरा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है। अभी तक हम जनरली एक्स एक्सिस की बात करते थे, अब हम लोग मान लो पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा है तो हम लोग वहां पर वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन ओनली, और हम इसको क्या करते हैं, लेट ऑन वाई एक्सिस, मान लिया कि ये सारी चीज कहां हो रही है, वाई एक्सिस पे हो रही है। आप उसे जेड मान लो, आपको जो मर्जी मानना हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास चौथी चीज क्या है, मेन इक्वेशंस। मेन इक्वेशंस में आपका केवल वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, या इसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। मतलब आपका माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि अर्थ पर आपका एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ है। ठीक ठीक है, और अगर कोई भी चीज इधर होगी तो वो पॉजिटिव, अगर इधर होगी तो वो निगेटिव। ये हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन है ये। सर ऊपर की तरफ निगेटिव रहते हैं ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वो निगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, निगेटिव वाई डायरेक्शन में निगेटिव। एक्सेलरेशन चूंकि अर्थ का नीचे की तरफ होता है, हमेशा अर्थ चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग g इक्वल टू 9.8 लिखेंगे या 10 लिखेंगे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस साइड की तरफ ही बात करेंगे। ठीक है, यस। तो पहली इक्वेशन आपकी ये होगी, मेन इक्वेशंस में पहले आप ये इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकंड आपका y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड जो आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g y। हम इस तरह से बात करेंगे, y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। क्लियर हुई बात बताइए। तो ये हमारे कुछ मेन एजम्पशंस हैं, और ये तीन हमारे पूरे मेन इक्वेशंस हैं। जैसे हमने इक्वेशन वहां डिफाइन की थी, सेम वैसी इक्वेशन यहां भी डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इसे हम लोग वाई डायरेक्शन में लेके बात करेंगे। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशन वहां पे बात की थी वही सारी इनिशियल कंडीशन यहां भी होल्ड होगी। अगर इनिशियल कंडीशन बदलेगी तो हमारे इक्वेशन का नेचर बदलेगा, जैसे वहां बदल रहा था सेम वैसे यहां बदलेगा। मतलब अभी तक हम लोग एक्स एक्सिस पर मोशन मान रहे थे, अब हम वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर मोशन को अपना मानेंगे। ठीक है, यस। कोई दिक्कत इसमें, नो। आगे बढ़े। यस। ठीक, अब देखो, मान लो हम यहां पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख ले रहे हैं। अ पार्टिकल is thrown from point A in the upward direction in the upward direction with a velocity of u। एक पार्टिकल को ए पॉइंट से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ यू। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहां से हम पार्टिकल को इस पॉइंट ए से ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी u। अब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है,
ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ऊपर ऐसे जा रहा है। अब जाने के बाद ये अपनी वेलोसिटी को जीरो करता है, जीरो करने के बाद ये पार्टिकल ऐसे वापस आ जाता है। हम देखो एक पाथ जो बना रहे हैं वो आपको मैं अलग बना रहा हूं इसलिए कि आप इस मोशन को समझ पाओ बस केवल, अदरवाइज ये लाइन अलग अलग नहीं होगी, जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पर आएगा। क्लियर? बस केवल आपको डायग्राम में समझाने के लिए मैंने ये लाइन इसको अलग बनाई है, अदरवाइज ये अलग है नहीं। ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट आपका ए है, और ये पार्टिकल यहां पर आया और इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई। हम सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। ये पॉइंट ए है जहां पर पार्टिकल को फेंका गया, वहां से ए है, और फिर पार्टिकल उसी ए पॉइंट पर आ गया, लेकिन बस हम उसका एक रास्ता जाने वाला अलग दिखा रहे हैं और आने वाला हमने अलग दिखाया। वो दिखाने का रीजन केवल इतना सा है जिससे कि बस आप मोशन को समझ पाओ। ये लाइन अगर ओवरलैप हो जाएगी तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां पर अपनी वेलोसिटी को जीरो किया, फिर पार्टिकल ऐसे वापस आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है कि ये पॉइंट है बी। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो और सर। रास्ते में हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हम इक्वल हाइट पे है, उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों एक ही पॉइंट है वो। ठीक है, तो एक बार वो पॉइंट जाने में पड़ेगा, जाने वाले रास्ते में, एक बार वो पॉइंट आने वाले रास्ते में भी पड़ेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। चाहे जाते समय देखो या आते समय देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलिए। नो सर। पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक के हाइट को हम बोलते हैं, ये हमारी हाइट है, ये हाइट जो है इसे हम बोलते हैं एच मैक्स। और यहां से यहां तक की एक कोई भी जनरल हाइट हम बात कर दें, ये हमारी हाइट है एच। ये पूरी हाइट आपकी एच मैक्स है, और ये हम बात कर दें, इसको हम बोलेंगे क्या? एच मैक्स। ठीक, कोई सी पॉइंट जनरल पॉइंट है, आप ऊपर नीचे कहीं भी मान सकते हो, उस पर हम लोग इस तरह से काम कर ले रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे मोशन फ्रॉम ए टू बी। मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने का मोशन। थोड़ा देखिए, ए से बी जाने का मोशन, पार्टिकल इनिशियली किधर फेंका जा रहा है? यू से, और बी पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो, क्योंकि जब वहां पे रुकेगा तभी तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। बात समझ में आई? कभी भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करेगा जब उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो हुई होगी। बिना जीरो वेलोसिटी हुए हुए आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। आप एक रास्ते में चल रहे हो, फिर वापस मुड़ना है, जब मुड़ना है तो आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। बिना रुके हुए क्या आप अपनी वेलोसिटी, मतलब क्या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो? नो कभी सर। भी कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और बिना रुके हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कर्व हमको भले दिख रहा है कि ये रास्ता आपका कर्व है, लेकिन ये कर्व नहीं है। तो हम डायग्राम को समझने के लिए बनाए हैं। ये कर्व नहीं है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम के आया, नहीं, ऐसे गया और ऐसे ही आ रहा है ये। तो मोशन फ्रॉम ए टू बी। अब बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी आपकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। और ए पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या है? यू। एट पॉइंट ए आपकी वेलोसिटी v किसके बराबर है? u के बराबर, ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब a से जब b पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए इसका रिटार्डेशन हो रहा है।
भाई ए से बी जाएगा तो पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब जी इसको क्या कर रहा है, रिटार्डेशन दे रहा है। ये जी आपको क्या दे रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। और ये वाला जी वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल नीचे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये जी हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन। जब कभी भी कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे तो एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिटार्डेशन देगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ए से बी जाने में टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी की बात करेंगे। ए से बी का मोशन की हम बात कर रहे हैं, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने का टाइम निकाला जाए। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए से बी, तो आप कैसे टाइम निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, और आप इसका एक्सेलरेशन भी पता है। तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और t वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और ये कहां से कहां तक जाने, ए से बी जाने का। तो वेलोसिटी फाइनली क्या है, जीरो, तो यहां पे लिखेंगे जीरो। इनिशियली क्या है, u, और एक्सेलरेशन तो निगेटिव है तो माइनस जी, और टी ए बी, तो ये याद रखना, टी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। मतलब ए से बी जाने का टाइम आपका क्या हो जाएगा, u बाई जी। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने का टाइम क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो टी ए बी इक्वल टू यू बाई जी। जी की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8, जी के डायरेक्शन को तो हम लोगों ने माइनस यहाँ पे यूज कर ही लिया था, तो अब ऐसा ना सोचना कि जी की वैल्यू डायरेक्शन के साथ लिखेंगे हम और टाइम निगेटिव आ जाएगा, नहीं, हमें जी की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमने अब इसका फॉर्मूला अपना बना लिया है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ए से बी जाने में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बताओ। यहां पर आएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी। और ये पार्टिकल यहां से बी पॉइंट पे गया तो मैक्सिमम हाइट पे गया ना, और एच मैक्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में था ना, ऊपर था ना, हमारा रेफरेंस जब यहाँ पे है तो ये ऊपर ही की डायरेक्शन है ना, जी निगेटिव और एच पॉजिटिव, यही हमारा एच मैक्स हो गया। अब बेटा v जीरो है तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स। तो आपका एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा कि पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा अगर उसको हम इनिशियल स्पीड u देते हैं, तब कितनी ऊंचाई तक पार्टिकल मैक्सिमम जा सकता है, तो वो किससे निकालेंगे, यू स्क्वायर बाई टू जी से। और उस मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय क्या होगा, टी ए बी इक्वल टू यू बाई जी। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आपको मोशन फ्रॉम ए टू बी के बाद पहले हम मोशन फ्रॉम ए टू ए कर लें। अब आगे बढ़े बेटा, इसमें हम दो चीजें निकाल ली थी भाई, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा वो निकाल दिया, और कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में वो निकाल दिया। आगे बढ़े, यस सर। सर बी टू ए नहीं निकालेंगे? अभी निकालेंगे निकालेंगे, मोशन फ्रॉम पहले ए टू ए कर ले।
अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोशन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा ये बताओ, पार्टिकल इनिशियली ए पर था और फाइनली ए पर आ गया, तो आपका चेंज इन पोजीशन क्या आ गया? 0। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? u। और जाने में समय ए से ए जाने में समय टी ए लिख दिया, -g/2 और टी ए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ut -12 at², तो -12 gt², ऐसा कर लिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो T8a की वैल्यू 0 होगी और TAA की वैल्यू होगी 2u/g। ये दोनों रिजल्ट हमें कुछ बता रहे हैं सर। भाई। हाँ ये है जैसे कि पहले हम जब A to B गए फिर B to A आएंगे, तो एक बार एक्सेलरेशन वो निगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ निगेटिव वाला ही लिया है। हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। अभी जब उसकी हम डायरेक्शन में जब रहेंगे तब तो वो पॉजिटिव होगा ना। क्यों हमारा भाई, आप बताओ, जब आप मेन इस पर पहुंच गए हो यहाँ पे, तो यहाँ से अब नीचे जा रहे हो ना, तो आप इस डायरेक्शन में जब भी कोई काम करोगे निगेटिव, इस डायरेक्शन में जब भी कोई चीज होगी पॉजिटिव। सिंपल सी बात, ये याद रखो ना। तुम क्यों सोच रहे हो कि नीचे जाने पर हम उसको पॉजिटिव ले लें? भाई हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा निगेटिव है, चाहे इधर के लिए देखें चाहे इधर के लिए देखें। बात समझ में आई है? यस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, हमने ए से ए की बात समझ में आई कि भाई जब हम पहले ए पर थे और वापस बाद में ए पे आ गए, तो भाई ए से ए जाने का एक समय तो 0 होगा, क्योंकि हम अगर कुछ ना मूव कराए, पार्टिकल को फेंके ही ना, तो ए से ए आने का समय कितना हो जाएगा? 0। एक समय तो 0 हो गया भाई। 0 टाइम पर पार्टिकल वहीं पर था, और कितने समय के बाद ये पार्टिकल फिर वहीं पे आ गया? 2u/g टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट फील नहीं किया गया। ठीक है, तो वापस ए से ए आने का समय एक तो 0 है, मतलब आप फेंको ही ना तो वो तो वहीं पे रह जाएगा, तो हमेशा 0 टाइम होगा, और या तो 2u/g। तो भाई ए से ए आने का टाइम 2u/g है और ए से बी जाने का टाइम u/g है। तो आप बता दो, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए। अब यहां पर हम बात करें मोशन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए का सबसे पहले टी बी टू ए इक्वल टू टी ए टू ए माइनस टी ए टू बी, और ये है 2u/g माइनस u/g इक्वल टू u/g। समझ में आ गई बात बेटा? ये कोई दिक्कत इसमें? इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। 2u/g यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मतलब यह है कि हवा में कितनी देर तक पार्टिकल रहा 2u/g टाइम तक। तो u/g उसको जाने में लगा और u/g ही उसको किसमें लगा? आने में लगा। जितनी हाइट गया उतनी ही हाइट वापस आया। तो मोशन फ्रॉम बी टू ए, सबसे पहले टी बी टू ए हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया टी बी टू ए, टी बी टू ए, और ये फिर आ गया u/g। अब जब पार्टिकल ए पॉइंट पर दोबारा आया, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी है v। अब देखो v की वैल्यू कैसे निकाली जाए, टाइम कितना लगा ये पता है। अब आप बताओ, फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट पर हमें मालूम है v है, इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पे 0 है, एक्सेलरेशन हमेशा g लग रहा है, और टाइम t b टू a, ऐसे लिख लिया।
बेटा आप बता दो, v इक्वल टू माइनस जी और टी बी टू ए, u बाई जी से g कैंसिल, माइनस u, मतलब v इक्वल टू माइनस u। और ये बात हमको समझ में आ गई है कि पार्टिकल जब नीचे आएगा तो उस केस में ये जो वेलोसिटी है v है वो माइनस u के बराबर होगी, क्योंकि जा रहा था प्लस u से, वापस आया माइनस u से, डायरेक्शन बदल चुका है ना। अच्छा, वो एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव में रहेगा, वो जीरो से रहेगा तो वो बस ऐड होगा। हाँ बस बस, उससे कोई मतलब नहीं है। जी तो जैसे हमेशा नेगेटिव रहेगा, जी कभी पॉजिटिव नहीं होगा। सर स्कूल में तो जैसे दो इक्वेशन ऑफ वो ग्रेविटी लिखवाए जाते हैं, एक में जी पूरा पॉजिटिव रहता है, एक में सब में निगेटिव रहता है। स्कूल में दो इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी लिखवाई जाती है। जैसे कहने का मतलब एक लिखवाया जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और एक लिखवाया जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अरे ऐसे भाई सब। वो तब, वो तो समझने का फेर है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। आप अपनी डायरेक्शन को एक फिक्स करो, इस डायरेक्शन की चीजों को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को निगेटिव फील करो, बस केवल इतना। और जी हमेशा निगेटिव। अगर आप अब यहां से चल रहे हो ना, तो यहां से इधर सब निगेटिव और ऊपर जाओ तो सब पॉजिटिव, बस। तो जी हमेशा, चाहे ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, जी की डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही है ना, तो वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। वो ये वाली इक्वेशन को, जो ये वैल्यू वैल्यू है ना, ये u बाई जी को, इसको प्रूव करने के लिए लोग इसको मान लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ये चीज होगी। और देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मिल भी गया है, v इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि जाते समय पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जब अर्थ पर टकराएगा तो नीचे ऐसे इस डायरेक्शन में आता है ना, वो जाता ऐसे रह रहा है लेकिन वापस इस डायरेक्शन में आ रहा है। बात समझ में आई है? यस। हाँ, तो कभी भी ऐसी चीज ना करिएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बी से ए आने का समय, हम ये निकालने का तरीका एक और भी मैं करने जा रहा हूं। एक तरीका तो ये है, आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से ए से बी जाने के समय को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बी से ए आने का समय मालूम हो गया। एक तरीका तो ये भी है। आप बताओ, पार्टिकल की इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अगर हम बी से ए के मोशन को देखें तो बी पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो हो और जाएगा। ए पॉइंट पर कितनी है? v वही माइनस यू। माइनस यू। अच्छा ठीक है, हमको बस केवल मान लो कि इस पॉइंट पर नहीं पता है कि ये कितनी है, हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी है। क्लियर हुई बात? हम तब भी इस बात को निकाल सकते हैं। अगर हमें ए पॉइंट पर दोबारा पार्टिकल की स्पीड के बारे में नहीं पता है तब भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, जब बी पॉइंट से पार्टिकल ए पॉइंट तक आया तो कितना नीचे आया? एच मैक्स के बराबर नीचे आया ना। यस। तो हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस एच मैक्स इक्वल टू, क्यों? क्योंकि वो नीचे आया, माइनस एच मैक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो थी, इंटू टी बी टू ए माइनस हाफ जी टी बी टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप बता दो, ये माइनस इस माइनस से हटा दो, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? एच मैक्स। एच मैक्स अभी कुछ देर पहले निकाला था, यू स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू 1/2 जी टी बी टू ए का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 4, ये ऊपर जाएगा, 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा ना, वो तो 2 बचेगा ही नहीं ना, यहां से 2 इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू टी बी टू ए का स्क्वायर। तो यहां से टी बी टू ए क्या हो जाएगा? यू बाई जी। बी टू ए क्या हो जाएगा? यू बाई जी। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। तो हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन 2 चीजें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि ए से बी जाने का समय, ए से बी जाने का समय
टी इक्वल टू यू बाई जी है, आधा फ्लाइट का समय है। अच्छा, बी से ए आने का समय भी वही है यू बाई जी। अच्छा, ए से वापस ए आने का समय टी इक्वल टू यू बाई जी। ठीक है। और आप ए बी हाइट जो है वो एच मैक्स है, और ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर है। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। अब थोड़ा सा देखो, एक काम मैं और करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम क्या है उसको समझो। अगर मान लो कि पार्टिकल ए से सी पे गया और वापस दोबारा सी पर आ रहा है, तो एक बार तो सी पर जाने का पहली बार जो समय है वो समय आपका मान लो t1 टाइम, और एक बार पार्टिकल फिर से यहां से ऐसे गया और घूम के यहां तक आया, तो टोटल टाइम लगा t2। मतलब पहली बार सी पर जाने का समय है t1 0 से, और दूसरी बार 0 से t पर जाने का समय है t2। मतलब सी पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट पर दो बार पहुंचेगा तो 2 टाइम मिलेगा। तो अब आप बताओ कि यहां से यहां आने का समय क्या होगा? क्या t2 माइनस t1 होगा? सी से सी जाने का समय यस। होगा। अक्सर ये सवाल आपसे पूछ दिया जाता है। अब इसको कैसे किया जाएगा? तो आप मान लो कि सी पॉइंट की हाइट h है ना, तो पार्टिकल h हाइट पे जा रहा है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अगले पेज पे कि पार्टिकल h हाइट पे जा रहा है, तो प्लस h इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम लगा t मान लो, -1/2 GT²। अब अगर हम इसको देखें तो क्या है, -1/2 GT² प्लस UT माइनस h इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको कुछ बता रही है। क्या बता रही है? ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, और टाइम के 2 रूट्स आएंगे। टाइम के कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। ठीक है। और आप देखो कि इस t² का कोफिशियंट -1/2 g निगेटिव है, तो ये इसका जो ग्राफ होगा ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला होगा। ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स, अब मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो इसको अगर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिए तो तब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल इफ इट्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और टाइम आपको 2 मिलेगा तभी जब आपका जो h है वो h मैक्स से छोटा हो। अगर मान लो आपको पार्टिकल फेंका जा रहा हो, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर ही जा सकता है, तो आपसे आप पूछो कि 20 मीटर की हाइट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो कभी वो 20 मीटर पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसका कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। और हम लोग मैथमेटिक्स में बात कहते हैं कि ये इक्वेशन के रियल रूट्स तभी होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। यही बात कहते हैं ना। तो हम थोड़ा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। b², मतलब देखो ये आपका a है, ये b है और ये c है। ये a, ये b और ये c। तो आप बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, तो u² -4 इंटू a की वैल्यू -1/2, यहां भी माइनस है और c इसमें भी माइनस है, तो ये 1/2 g आ जाएगा इंटू h ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर हम बात करें तो u² -2 से 2 कैंसिल, 2gh ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको इधर कर दें तो u² ग्रेटर आर इक्वल टू 2gh। तो बेटा यहां से बात कर सकते हैं u² अपॉन 2g
ग्रेटर आर इक्वल टू एच, और यू स्क्वायर अपॉन 2g कुछ और नहीं है, ये है क्या, एच मैक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच। मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट को मैंने 0 से बड़ा के बराबर या 0 से बड़ा किया, तो आपके एच की वैल्यू या तो एच मैक्स के बराबर हो जाए या फिर एच मैक्स से छोटा हो, तभी इसके रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रियल रूट्स की है। और जब हमने उस कंडीशन को सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया कि भाई h की वैल्यू h मैक्स से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए अगर रियल रूट्स चाहिए तो। और ये तो बात समझ में ही आ रहा है, रियल लाइफ में बात हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमारा h मैक्स है 15 मीटर और हम पूछे कि भैया ये पार्टिकल 20 मीटर की हाइट पर कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा 20 मीटर की हाइट पहुंचने पे, तो क्या कभी कोई टाइम लगेगा 20 मीटर की हाइट पे जाने पे? नो सर। तो इसका मतलब जो हमने h की बात किया है, जो हम लोग जिसके लिए h निकाल रहे हैं, वो h मैक्स से छोटा होना चाहिए, तभी आपको दो रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो। अब बेटा देखो यहां पर बड़ी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी बातें। पहला, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। तो माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, -1/2g, माइनस से माइनस कैंसिल, 2u बाई जी। और सम ऑफ रूट्स, मान लो इसके रूट्स हमारे हैं t1 एंड t2, तो बेटा आप बता दो ना, ये t1 प्लस t2 की बात कर रहा है ना, बोलिए। और ये कुछ और थोड़े ही है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है। मतलब अगर आपका एच कुछ भी हो, बीच में कहीं पर भी हो, पहली बार जाने का समय और दूसरी बार आने का समय अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। और थोड़ा इसको ध्यान से इस डायग्राम में देखो। अब आप बताओ कि आप यहां से यहां तक गए, t1 टाइम लगाए, और यहां से घूमते हुए यहां तक गए, t2 टाइम लगाए। अच्छा, मतलब a से c जाने का समय t1 है, तो c से a आने का समय भी क्या होगा, t1 ही तो होगा। इसका मतलब ये वाली चीज हमको पता है कि ये भी क्या होगी, t1 होगी। तो आप बता दो ना, एक बार हम यहां से ये समय नाप रहे हैं, ये वाला समय देखो, यहां से हम ये वाला समय नाप रहे हैं, और फिर यहां से ये वाला समय, तो पूरा हमने एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट दे लिया। यस सर। तो वही चीज तो हमको इक्वेशन में वहां से मिल रही है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि t1 प्लस t2, अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स निकाल दें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। और दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट TOR, और ये होगा t1 t2 इक्वल टू c बाई a, और c निगेटिव है और a भी निगेटिव है, तो h अपॉन 1/2g ऐसा आएगा। यस सर। और ये हो जाएगा 2h बाई जी। तो बहुत से लोग t1 t2 की बात ये कहते हैं 2h बाई जी के बराबर होगा, और h कोई आर्बिट्ररी पॉइंट की अर्थ से डिस्टेंस है जो मैक्सिमम हाइट के किससे छोटी है। तो बेटा यहां से अगर हम उस h की बात करें तो h इक्वल टू 2, ये h इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, h इक्वल टू g/2 t1 t2। तो h इक्वल टू g/2 t1 t2 हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में g/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो h हाइट मालूम हो जाएगी। ठीक है, सर इसको तो हम माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हाँ। प्लस बन जाएगा, और जो हाँ। यूटी है वो निगेटिव हो जाएगा। कौन सा निगेटिव? अरे जो ऊपर जो इक्वेशन राइट किए हैं, हाँ हाँ जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें से हाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 GT² माइनस हाँ यूटी प्लस एच। तब भी तो हाँ, आंसर सेम आएगा ना। सब सेम आएगा, आंसर में कौन सा चेंज आ जाएगा, सेम आएगा वो तो। ठीक है, यस।
समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, अब देखो तीसरी चीज हम लोगों ने सीखा था डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने का, मतलब T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 क्या होता था? डिफरेंस ऑफ रूट्स अंडर रूट सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं? T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 कर दें तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यस सर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो सम ऑफ रूट्स क्या था बेटा? ए प्लस 2u/g, 2u/g यही तो आया था, माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी देखो क्या आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आ रहा था 2h/g, यस सर, T1 to T2। 2h/g। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देखो ऐसे, ये हो जा रहा है 4u² माइनस 8h/g, ऐसा है। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखने का। किस फॉर्म में? हम चाहते हैं इसे u² वाले फॉर्म में लिखें, मतलब h मैक्स वाले फॉर्म में। और h मैक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4u² है ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 2 से डिवाइड कर दें, 8u² माइनस 8h/g। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, 8/g लिख दें और u² लिख दें माइनस 8h/g। तो आप देखो ना क्या आ रहा है बेटा, ये 8h/g माइनस 8h/g। और ये हमें क्या दे रहा है? T1 माइनस T2, ये हमें क्या दे रहा है? 8h/g माइनस 8h/g। मतलब ये क्या बता रहा है हमें? टाइम का वही डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस तो बता रहा है कि T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, वही तो बता रहा है हमें। यस सर। ठीक है, और अगर हम 8/g कॉमन ले ले इसमें से, 8/g कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? h मैक्स माइनस h। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब हमें c से वापस c आने का समय, देखो c जहां पे था यही तो था, T1 माइनस T2 कौन सा समय है बेटा? ये वाला समय तो है, T2 माइनस T1 यही समय तो है, मतलब c से वापस c आने का समय। यस सर। तो ये चीज अगर आपको मैक्सिमम हाइट पता है और ये वाली हाइट पता है तो आप T2 माइनस T1 लिखने का तरीका ये निकाल सकते हो। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू अंडर रूट 8/g h मैक्स माइनस h। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बात करेंगे भाई, पार्टिकल जैसे जाएगा जिस तरह से होगा उस तरह से हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि सी पॉइंट पर पहुंच रहा है कि बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, कैसे है, वो सारी चीजें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब मान लो एक चीज और थोड़ा सा देखना, हम थोड़ा सा इसमें कुछ केसेस की बात कर रहे हैं, कुछ आपको जनरल रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को हम लोग ऐसे यहां पे ग्राउंड पे है और ये इसके h हाइट से इसको हमने 0 स्पीड से u इक्वल टू 0 से छोड़ दिया। तो ये कहा जाता है
कि एक फ्री फॉल बॉडी हो रही है तो इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई जो डिस्टेंस होती है वो आपका एपी में होती है 1:3:5:7:9:11 का रेशियो देती है। थोड़ा सा इसको देखा जाए। पहले टाउ सेकंड, मान लो कि आपका 1 सेकंड ले लो या टाउ ले लो, टाउ सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? पार्टिकल यहां से मान लो यहां आ गया, फिर यहां से कुछ और यहां जाएगा, फिर यहां से कुछ और यहां जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी तो कुछ ऐसा होगा। समझ में आई बात बेटा? ये तो मान लो मैं हर एक टाउ सेकंड में चली गई दूरी की बात कर रहा हूं। इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, यहां पर आपका कितना टाउ सेकंड में पार्टिकल चला। तो टाउ सेकंड में पार्टिकल जो चला, मान लो कि ये मैं बोला हूं h1 हाइट नीचे आया, फिर h2 हाइट नीचे आया, फिर h3 हाइट, फिर h4 हाइट, ऐसे ये नीचे आता जा रहा है। ठीक, तो अब आप बताओ क्या होगा? इसको h1 को कैसे लिख सकते हैं? h1 -h1 इक्वल टू -1/2 g टाउ स्क्वायर, और इस माइनस को माइनस हटा दो तो h1 इक्वल टू 1/2 g टाउ स्क्वायर। अच्छा, मेरे टाउ स्क्वायर क्या है? टाउ मैंने मान लिया कि एक इंटरवल है, टाइम का इंटरवल है। छोटा बहुत होता है क्या? नहीं, ऐसे टाउ यूज किया जाता है, टाउ मतलब टाइम का एक इंटरवल के तौर पे भी यूज किया जाता है ये। ठीक है, से वो 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Yes. ठीक है, तो टाउ सेकंड में चली गई डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ ये h1 होगा। अच्छा, 1/2 g 2 टाउ ऐसे, और s3 इक्वल टू 1/3 g 3 टाउ का स्क्वायर, h4 इक्वल टू 1/2 g 4 टाउ का स्क्वायर, और ऐसे आगे चलता जाएगा। इसको आप देखो क्या हो रहा है, 1/2 g टाउ स्क्वायर और 1/2 g 4 टाउ स्क्वायर, 1/2 g 9 टाउ स्क्वायर, 1/2 g 16 टाउ स्क्वायर, ऐसे। अच्छा ये बताओ, 0 सेकंड से यहां तक टाउ तक, और ये आपका है 2 टाउ, ये है 3 टाउ, ये है 4 टाउ, और ऐसे आगे चलता जाएगा। 0 सेकंड से लेके टाउ सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये है। अच्छा, 0 सेकंड से लेके 2 टाउ सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये है, और 0 सेकंड से लेके 3 टाउ सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये है। तो आप बताओ कि फर्स्ट टाउ सेकंड में, पहला टाउ, फर्स्ट टाउ सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 1/2 g टाउ स्क्वायर। सेकंड टाउ सेकंड में कितना चला? सेकंड टाउ सेकंड मतलब h2 - h1 करना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे आपके पास 1 है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 1/2 g टाउ स्क्वायर। अच्छा, थर्ड टाउ सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगा? आप इसमें से इसको देखो, 9 में से 4 गया 5, तो 5, 1/2 g टाउ स्क्वायर। अच्छा, फोर्थ टाउ सेकंड में चली गई दूरी 9 है और 16 है, तो कितना हो जाएगा? 7, 1/2 g टाउ स्क्वायर, ऐसे। तो अगर हम इसका रेशियो देखें, फर्स्ट टाउ, सेकंड टाउ, थर्ड टाउ, मतलब फर्स्ट एक इंटरवल, सेकंड वही इंटरवल, थर्ड वही इंटरवल में आपका रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, तो क्या आ रहा है? 1:3:5:7:9 ऐसे आ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में चला गया डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब रेस्ट से चलना शुरू किया है, तो उस केस में इक्वल टाइम इंटरवल में चला गया डिस्टेंस
1:3:5:9:11 ऑड नंबर्स के रेशियो में होता है। और इसी को हम लोग गैलीलियो लॉज के नाम से भी बात करते हैं कि गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात कर दें इसको, डेल्टा H1 इज टू डेल्टा H2 इज टू डेल्टा H3 इज टू डेल्टा H4 इज टू ऐसे। मतलब डेल्टा H1 क्या है? फर्स्ट इक्वल इंटरवल, सेकंड इक्वल इंटरवल, थर्ड इक्वल इंटरवल, फोर्थ इक्वल इंटरवल में चली गई डिस्टेंस है 1:3:5:7:9 के रेशियो में होती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। बस क्या है, आपका पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा हो? रेस्ट से। पार्टिकल t=0 टाइम पर कहां पे हो? रेस्ट में हो, और रेस्ट से चलना शुरू कर रहा हो तो उसका रेशियो 1:3:5:7:9 के रेशियो में होता है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि उसका रेशियो क्या होगा। इक्वल टाइम में चला गया डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 1:3:5:7:9 के रेशियो में होता है, और 9 के आगे भी है 9:11:13, ऐसे ऑड नंबर के रेशियो में चलता रहता है। इसी को बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्लियर हुई बात बेटा? ये हाँ। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक, अब एक ऑब्जर्वेशन और देखिएगा। अगर पार्टिकल के बारे में ये बोला जा रहा है कि आपका एक पार्टिकल एक इक्वल टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस किसी दूसरे इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा। ये क्वेश्चंस करने का तरीका है आपका। ठीक है, अगर ये कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है, वो बोला जा रहा है कि पहले 1 सेकेंड में चली गई दूरी उसके 6वें 1 सेकेंड में चली गई दूरी के बराबर है। पहले 1 सेकेंड में चली गई दूरी उसके 6वें 1 सेकेंड में चली गई दूरी के बराबर है। तो आप बताओ कि वो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी थी? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आप बताओ, क्या पार्टिकल जब ऊपर जा रहा होगा अपवर्ड मोशन में, इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई दूरी इक्वल होगी क्या? कभी भी किसी भी एक तरफ, या अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। तो पार्टिकल क्या इक्वल टाइम इंटरवल में आइदर साइड, किसी एक साइड, क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा क्या? नो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर बोला जा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम आपका अपवर्ड मोशन का होगा और दूसरा टाइम आपका जो डाउनवर्ड मोशन के लिए दिया गया होगा। अपने आप ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए। जैसे बोला जाए कि पार्टिकल का पहले सेकंड और 6वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर है। चलो थोड़ा देखो, पहला सेकंड कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 सेकंड। मान लो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, ठीक है, और इसी स्ट्रेट लाइन पे वापस आ रहा था। तो पहला 1 सेकंड 0 से लेके 1, दूसरा 1 सेकंड 1 से लेके 2, तीसरा 1 सेकंड 1 से लेके 3, चौथा 1 सेकंड, ऐसे होगा। अब बोला जा रहा है कि छठवां 1 सेकंड, छठवां 1 सेकंड का मतलब 5 से लेके 6। अच्छा, 0 से लेके 1 है तो इसी के सामने आएगा 5 से लेके 6, क्योंकि 0 से 1 में जितना डिस्टेंस चला उतना ही डिस्टेंस 5 से 6 के बीच में भी चला होगा, 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड। तो छठवां सेकंड आपका क्या होगा? 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड। पहला 1 सेकंड क्या होगा? 0 से लेके 1। ठीक है, तो अब देखना, 0 से लेके 1 के बीच में ये अगर ये H1 चल रहा है तो ये भी H1 चलेगा। अच्छा, 1 से लेके 2 के बीच में अगर ये H2 चल रहा है तो 4 से लेके 5 के बीच में ये भी क्या चलेगा? H2 चलेगा। अच्छा, 2 से लेके 3 के बीच में अगर ये H3 चल रहा है तो 3 से लेके 4 के बीच में ये भी क्या चलेगा? H3। अच्छा, अब 3 के ऊपर इधर जाओ और 3 के इधर ऊपर जाओ, कुछ मिल रहा है क्या? ये 3 तो कॉन्साइड कर गए ना। इसका मतलब ये 3 सेकंड पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला गया है। ये 3 सेकंड पे कहां चला गया है? ये
मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय u/g होता है, और ये किसके बराबर मिल गया, 3 के बराबर, तो u = 3 × g, आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका गया है, कि पहले 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस और छठवें 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस बराबर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक दो तो पहले 30 मीटर पर सेकेंड, और जी क्या है 9.8 या 10 डिक्रीज करेगा, तो स्पीड में 10 का डिक्रीज करेगा। 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 20 हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। और जब पार्टिकल की स्पीड 0 हुई, इसका मतलब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर जा चुका है। अब फिर अगला 1 सेकेंड, 3 से लेके 4 में पार्टिकल आएगा, तो जो 2 से 3 में जितना डिस्टेंस चला वही 3 से 4 में चलेगा, और जो 1 से 2 में चला वही 4 से 5 में चलेगा, और जो 0 से 1 में चला वही 5 से 6 में चलेगा, क्योंकि जितना दूरी ऊपर जाएगा उतना ही तो आएगा ना। u/g समय लगता है जाने में, तो u/g समय लगेगा आने में। u/g समय में h हाइट गया, तो u/g समय में h हाइट उतरता भी है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जाता है, चढ़ता है, और उतने ही टाइम में उतना डिस्टेंस उतरता भी है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो इस तरह के जब सवाल मिले तो आप तुरंत इसको गेस कर लिया करो। जैसे बोला जा रहा है कि आपका तीसरे सेकंड में चली गई दूरी और 8वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर है, तो बस बनाओ ऐसे एक लाइन। तीसरा सेकंड, 0 से लेके 1 पहला, 1 से लेके 2 दूसरा, और 2 से लेके 3 तीसरा। ठीक है, अगर तीसरा है, 8वां सेकंड का मतलब क्या होता है, 7 सेकंड से लेके 8 सेकंड, यही तो होगा। तो बेटा ये इसके सामने ही तो होगा एकदम। यस। अब 3 के बाद ऊपर जाओ 4, 7 से कम जाओ 6, और 4 के बाद यहां जाओ 5, और इसके बाद यहां जाओ 5। इसका मतलब 5 सेकंड पे ये कहां जा चुका है, अपने मैक्सिमम हाइट तो पर जा दोनों चुका है। वही सेम होने चाहिए ना, दोनों साइड। हाँ हाँ, दोनों साइड जहाँ सेम पर होगा। मैक्स मैक्स लें तब। हाँ, तभी वो मैच करेगा। अब देखो, तो बोला जा रहा है कि तीसरे 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस 8वें 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस के बराबर है। 8वां 1 सेकंड 7 से लेके 8 होता है, और तभी तीसरा 1 सेकंड 2 से लेके 3 होता है। यस। ठीक है, तो ये और इक्वल टू 5G हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। और भाई 10 सेकंड में पूरा पूरा जर्नी इसकी कंप्लीट हो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 10 सेकंड है। कोई पूछ दे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 10 सेकंड है। 5 सेकंड मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, तो u/g = 5, तो u = 50 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह के सवाल कई बार जे मेंस, नीट, इन सब में पूछे जाते हैं। अभी पिछला जो पेपर हुआ था ना, दिसंबर और जनवरी वाले में, आपका जो 2022 वाला था, 2022 के दिसंबर में जो पेपर था, उसमें 2-3 सवाल इस तरह के पूछ दिए गए थे। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस। ठीक, अब इसके बाद आपको यहां पर मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहां मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा ये? तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब अक्सर ये चीज इसमें और भी दी जाती है। कभी कभी आपका जो पार्टिकल है वो अक्सर ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से हम पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे u की स्पीड से ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये मैक्सिमम जाएगा और जाके ये ग्राउंड से टकराएगा, और ये हाइट इसकी h है, और u से फेंका जाए तो यहाँ पर आने का समय कितना लगेगा, ग्राउंड से टकराने का समय कितना होगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको अपना ओरिजिन मानो,
और आपका पार्टिकल फाइन इनिशियल में यहाँ पे था और फाइनल में यहाँ पे आया ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, फाइनल में यहाँ आया तो पोजीशन का चेंज निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? निगेटिव। तो माइनस एच इक्वल टू इनिशियल स्पीड क्या थी? यू थी ना, तो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक T1 एंड एक T2। अच्छा ये बताओ, T1 और T2 में एक हमेशा निगेटिव होगा। अब तुम कहोगे सर कैसे आपने बता दिया कि T1 या T2 में से एक निगेटिव आएगा? बेटा इसको आप थोड़ा इक्वेशन को लिखो, और क्या आ रहा है? 1/2 GT स्क्वायर, इसको इधर कर रहे हैं माइनस UT माइनस H इक्वल टू 0। बेटा इसका सम ऑफ रूट बताओ क्या होगा? B/A, B निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ क्या आएगा? C/A, तो आपका H निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। बेटा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव आ रहा है मतलब एक टर्म T1 इंटू T2 निगेटिव आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब उसमें से एक निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नहीं आएगा, दोनों निगेटिव होंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नहीं आएगा। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव आ सकता है। समझ में आई बात? यस। तो ऐसे देख के बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव होगा। अब तुम कहोगे सर इसमें निगेटिव रूट का क्या सिग्निफिकेंस है? बेटा जब सॉल्व करोगे तो मान लो T1 आ गया निगेटिव और T2 आ गया पॉजिटिव, और यहां से पार्टिकल को यहां तक आने का समय मालूम हो गया, ये कितना है? T2। तो बेटा हमने तो ये देखा था ना कि पार्टिकल यहां पर किस टाइम पर होगा, और ये निगेटिव है। मान लो कि इसमें एक रूट आ गया, T1 इक्वल टू आ गया -1 सेकेंड और T2 इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड। तो मैं आपसे पूछूं कि बिल्डिंग का जो पॉइंट ए है यहां से यहां पर जब आया, जब यहां पे पहुंचने के बाद, ऐसे आने के बाद आप बताओ ये टाइम कितना होगा? केवल ए से ऐसे जाने का टाइम क्या होगा? बेटा आपका ऐसे जाने का टाइम देखो, आप एक से अगर मान लो कि यहां से जर्नी शुरू हुई है और ये पूरा टाइम आपको दिया गया है कितना? 5 सेकेंड बताया गया है, 5 सेकेंड, और ये वाला टाइम एक टाइम और दिया है -1 सेकेंड। तो -1 सेकेंड कुछ बता रहा है कि जब आपने फेंका ना, अगर उससे 1 सेकेंड पहले से फेंके होते तो ये पार्टिकल यहां पर होता है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में पार्टिकल को कितना लगा? 1 सेकेंड। लेकिन जर्नी हमारी यहां से शुरू हुई तो हमको 1 सेकेंड पहले भी वो यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर पार्टिकल 2 बार हो सकता है। अगर फेंका भी यहीं से जाए तो बेटा दोबारा ये यहीं पर आएगा। तो एक तो आपका ये आ गया, इसका टाइम T2 और इस पर आने का टाइम T1। तो अगर ये 1 सेकेंड है तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकेंड में जब चढ़ा है तो 1 सेकेंड में उतरेगा। तो केवल इतने टाइम की मैं बात करूं तो ये होगा 1 सेकेंड। अगर ये 1 सेकेंड है तो यहां से यहां तक की बात करें तो कितना होगा? 4 सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। पार्टिकल ए से बी तक आने में 4-5 सेकंड का समय लिया, जिसमें 1 सेकंड तो वो मीनार की वाली हाइट को ट्रेवल करने में लगाया और 4 सेकंड तो ऊपर गया और ऊपर से मीनार तक दोबारा पहुंचने, यहां तक आने में लग गया 4 सेकंड। और अगला 1 सेकंड वो यहाँ पे चला आया। समझ में आई बात बेटा? ये यस। तो इसमें कुछ नहीं है, बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और रूट्स निकालिए, और हमारा आंसर जो होता है पॉजिटिव रूट ले लेते हैं। लेकिन निगेटिव रूट भी आपको कुछ बताता है। निगेटिव रूट से हम अपने बहुत से और भी चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ये नहीं देख रहा है कि फिजिक्स में क्या आपका कंडीशन है। फिजिक्स में बस ये बताएगा कि भाई इस इक्वेशन के अगर 2 रूट्स हैं तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इसका मतलब हम टाइम निगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम ये मान ले कि भाई 0 टाइम पर ए पर फेंका, तो अगर हम 1 सेकेंड पहले फेंके होते तो वो ए पर पहुंच गया होता और 5 सेकेंड लगा होता फिर से दोबारा उसको बी पर आने में।
तो 5 सेकंड लगा बी पे आने में, इसका मतलब 4 सेकंड ए से वापस ए तक आने में लगा, फिर 1 सेकंड ए से बी आने में लगा है। क्यों? क्योंकि -1 सेकंड पर ये कहां पे है, बी पर पाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि -1 सेकंड है, आपने 0 पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकंड पहले वो यहां रहा होगा, तो 0 पे यहां पहुंचा, और फिर 4 सेकंड पे यहां पहुंचा, अगला 1 सेकंड पे वो यहां पहुंच गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो जितने भी ये मीनार वाले और ये सब प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, ये सब के सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड हैं। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सारी चीजें करके और मैथमेटिक्स लगा के उसमें अपना आंसर हम लोगों को निकालना होता है। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक, अब हम थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में आएंगे बात, हम ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला ग्राफ हम चाहते हैं पोजीशन टाइम का ग्राफ, हम चाहते हैं वाई टी ग्राफ। वाई टी ग्राफ, वाई टी ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है, कौन सी इक्वेशन है? ये y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा बताओ इसमें कि कैसे हम काम करें, क्या ऐसा करें वाई और टाइम के बीच में हम बात करें, और हम लोग पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और कोलिजन भी हो रहा है। मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, और कोलिजन भी यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे एक पार्टिकल को हमने 0 से फेंका, ऐसे छोड़ दिया, फ्री फॉल, ठीक है, ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल, ऐसा हो रहा है। और आपका कोलिजन भी हो रहा है। कोलिजन दो तरह के हो सकते हैं, आपका कैसा, परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, मान लो कि आपके पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया, ऐसे h हाइट से छोड़ा गया है, और u इक्वल टू 0 है। तो पार्टिकल पहले h हाइट पर आया, तो आ रहा है, तो टाइम के साथ h का रिलेशन क्या बन रहा है, -h, या y में निगेटिव आ रहा है, तो h की जगह पर आप क्या लिखो, y के फॉर्म में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। y के फॉर्म में अपनी इक्वेशन को हम बनाए, -y इक्वल टू -हाफ gt स्क्वायर, ऐसा बनाएंगे हम। बोलिए। यस। अब अगर ऐसा बना रहे हैं तो आप बता दो कि y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ऐसा होगा? यस। ठीक, अब कैसा इक्वेशन बनाया जाए, कैसी चीज इसमें लिखी जाए, क्या किया जाए, क्या ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनाया जाए बेटा? एक से टाइम ले, एक पोजीशन ले। एक टाइम ले और इधर पोजीशन ले, तो कैसा बनाया जाए ग्राफ? सोचो कैसा ग्राफ बनाया जाए। 0 टाइम पर पार्टिकल की हाइट क्या थी, कुछ थी ना, h थी ना, h ऐसे थी। 0 Yes. टाइम पर पार्टिकल h हाइट पे था, h हाइट पे था, और h हाइट से इस पार्टिकल की हाइट डिक्रीज हुई, तो आपका पैराबोला, इस वाले ग्राफ को देखा जाए तो ये एक पैराबोला बना रहा है। अब पैराबोला का स्लोप आपका कैसा है, मतलब वो पैराबोला का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला ऐसा होगा। थोड़ा मैं इस ग्राफ को और अच्छा बना दूं,
ऐसा होगा, बोलो। यस और ये कहां पर आएगा, कितना समय लगेगा, ये वही कोलिजन हो रहा है u बाई जी या t इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अगर t की बात करें तो अगर h हाइट पे है तो 2h बाई जी, 2h बाई जी टाइम लगा अंडर इतना। अब कोलिजन होने के बाद अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो फिर टकराने के बाद उतनी ही हाइट पर दोबारा चला जाएगा, उतनी ही हाइट पर क्या होगा, ये दोबारा चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उतनी ही हाइट पर दोबारा चला जाएगा और फिर ऐसे ही गिरेगा ये, और फिर उतनी ही हाइट पे जाएगा और फिर ऐसे ही गिरता जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब अगर मान लो कि कोलिजन आपका पार्शियल इलास्टिक हुआ, मैं इसको पीले कलर से बना रहा हूं, पार्शियली इलास्टिक, मतलब एक बार टकराने के बाद इसने अपनी हाइट को लॉस कर दिया, ये कुछ इतनी हाइट तक गया, इसका मतलब ये चीज आपका कैसा होगा, पार्टिकल ऐसा मोशन करेगा और कम हाइट तक जाएगा तो कम समय में गिर भी जाएगा। फिर इसके बाद इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होते होते पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो ये आपका जो ग्राफ पीला वाला मैंने बनाया ये पार्शियल इलास्टिक का है, और जो ये व्हाइट वाला ग्राफ मैंने बनाया है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक का। कोई दिक्कत इसमें? इन इलास्टिक कोलिजन भी इसी को बोलेंगे ना? इन इलास्टिक मतलब एक तरीके से बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, या इन इलास्टिक बोल सकते हो, पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। ठीक है। तो कोलिजन में अक्सर होता क्या है ना कि पार्टिकल जब टकराता है, टकराने के बाद अपनी हाइट का, अपनी काइनेटिक एनर्जी को कुछ हीट के फॉर्म में लॉस कर देता है और उसके बाद तो फिर वो कम हाइट पे जाता है। जनरली ऐसा हम लोग करते भी हैं, एक बॉल को छोड़ो, जितनी ऊंचाई छोड़ो उतनी ऊंचाई तक दोबारा नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके शेप में चेंज हुआ, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, कुछ उसके बाद इस तरह से एयर फ्रिक्शन लग के सारी चीजें उतनी ऊंचाई तक नहीं आता है, कुछ थोड़ा नीचे ही लग रहा है, फिर धीरे 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 वो रेस्ट में चला जाता है। उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, पोजीशन टाइम का ग्राफ। ठीक है। अगर हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताएं तो क्या होगा, अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा है तो आगे बढ़िए, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन की बात करो, यहां से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है ना, और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। तो कैसे निकालें, v इक्वल टू 0 माइनस GT, ऐसा होगा। तो v इक्वल टू माइनस GT ऐसा आना चाहिए, इस तरह के नेचर का ग्राफ बनना चाहिए। यस और यहां पर अगर देखें हम, ये टाइम और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू शुरुआत में क्या है, 0 है। ठीक है। अब देखो पीछे ग्राफ पर t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू मान लो 2u बाई जी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v होगी, मैक्सिमम होगी टकराएगा तो। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव होगी ना, वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव। वही आपका ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए, -g स्लोप वाला। ठीक, इस पॉइंट पर निगेटिव और ऐसे ये होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोलिजन होता है, जैसे ही क्या होता है, कोलिजन, तो उस केस में होता क्या है बेटा, कोलिजन में अगर ये उतनी ही वेलोसिटी रिवर्स में दे दिया तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। इसका मतलब ये ऐसे आता है और यहां पर ये
अपनी चीजों को जंप कर जाता है ऐसे। ग्राफ थोड़ा सा इधर बन गया। अगर ये पूरा का पूरा इलास्टिक कोलिजन होता है तब की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे 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 इस तरह चलेगा, ठीक है। ये इतने ही टाइम पर जब टकराया अर्थ से, तो आप खुद सोचो ना, एक पार्टिकल ऐसे छोड़ा गया, यहां पर आया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, टकराया ये तो वेलोसिटी ये थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जैसे बदल डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी वेलोसिटी थी निगेटिव में उतनी ही पॉजिटिव में हो जाएगी। और यहाँ पे h हाइट से गिराया गया है, तो उस केस में बता दीजिए कि आपका ये वेलोसिटी क्या होगा। इनिशियल 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh माइनस में, और फिर उतना ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh प्लस में। और इसी चीज को बार बार ये रिपीट करता रहेगा। लेकिन अगर ये कौन सा है, ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और अगर पार्शियल इलास्टिक होता तो इसका ग्राफ मैं अब पीले कलर से बना दे रहा हूं। एक बार तो ये काम करता, लेकिन कोलिजन के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी कम मिलती, तो फिर ये यहां से ऐसा काम करता, इस तरह से चलता। फिर यहां पर इसकी स्पीड पहले से और कम मिलती, तो ये ऐसे चलता, और फिर इसकी स्पीड पहले से और कम मिलती, ऐसे चलता। फिर यहाँ पे इसकी स्पीड ऐसे होते जाती, ये कम होती जाती, ठीक है। पहले इसकी स्पीड नेट पहली बार जब गिरा तो इतना तो यही आया, लेकिन कोलिजन के बाद ये उतनी स्पीड गेन नहीं कर पाया, केवल यहीं तक गेन कर पाया। अगली बार कोलिजन में केवल इतना ही, यहां तक आया था, गेन कम किया, फिर यहां तक आया था, गेन कम किया, यहां तक आया था, गेन कम किया, यहां तक आया था, गेन ना किया, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ आपका ऐसा होगा, ठीक। अच्छा, अक्सर एक ग्राफ और पूछा जाता है कि आपका वेलोसिटी और पोजीशन वाई ग्राफ के बीच में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी और पोजीशन। तो आप बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू -2gy, और ये ग्राफ कैसा शो हो रहा है, याद करो, ये ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है ये, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ एक पैराबोला का ग्राफ होता है। अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसे खुलेगा, अगर ये a निगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसे होता है। तो यहां पर तो वही वाली चीज आ रही है, और y इक्वल टू h अगर हम बोल दें तो v स्क्वायर इक्वल टू -2gh। क्लियर? यस। ठीक है। तो अगर हम एक एक्सिस पर क्या ले लें, एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी को ले लें, और दूसरे एक्सिस पर हम हाइट को ले लें, इधर वेलोसिटी को ले लें, तो अब बताओ, जब आपकी हाइट क्या थी, 0 हुई, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी कुछ कैसी थी, इस तरह से थी, निगेटिव में थी, ऐसे। जब 0 हुई तो किस तरह से बेटा, निगेटिव में थी। याद करिए, जब आप छोड़े ऊपर से, या आप ऐसे देखो कि जब आपकी h हाइट पर पार्टिकल था तो आपकी वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि आपने 0 से छोड़ा, और जैसे ही आपने पार्टिकल को छोड़ा उसकी वेलोसिटी क्या हुई, निगेटिव में जाने लगी।
और निगेटिव में जा रही है तो ये पैराबोलिक ग्राफ आपका ऐसा बनेगा और ऐसे, पहले इधर आया फिर इधर ऐसे, और जब आपका कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद आपकी वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, तुरंत पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव होने के बाद फिर ऊंचाई तक जा रहा है, एच हाइट तक जा रहा है, और एच हाइट तक जाने के बाद ये वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होके फिर जब एच हाइट पे पहुंचा तो 0 हो गई। तो पहले ऐसे चला, ऐसे चला, कोलिजन के बाद एकाएक जंप मार के ये पॉजिटिव में चला गया, अब पॉजिटिव में जाके ये इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और पॉजिटिव हो गई, और वेलोसिटी फिर आपकी क्या होने लगी, घटने लगी, और घटते घटते एच हाइट पर आया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले स्टार्ट यहां से करेंगे, स्टार्ट हम यहां से करेंगे, दूसरा पॉइंट ये बनेगा, तीसरा पॉइंट ये बनेगा, फिर से चौथा पॉइंट ये बनेगा। पार्टिकल को पहले छोड़ते हैं तो पहले नीचे आता है ये 0, यहां पर u0, तो मैंने पहला पोजीशन देखो h हाइट पे है और u0 किया। जब कोलिजन के पहले डायरेक्शन ऐसे, वेलोसिटी निगेटिव, कोलिजन के बाद वेलोसिटी तुरंत पॉजिटिव, फिर ऊपर जाएगा यहां पर फिर 0 और फिर ऐसे आएगा, तो यही वाली चीज क्या होगी, रिपीट होगी। और ये कब, जब आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो अच्छा, अगर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन हो तो उस केस में चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर मैं यहां पर ऐसे दिखा दूं, ये वेलोसिटी और ये h, थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। जब पार्टिकल आपका h हाइट पर होगा तो वेलोसिटी 0, और इसके बाद क्या होगा, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होके यहां पे हो जाएगी। ठीक है, और ये वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, v इक्वल टू √2gh के बराबर। ये वाली वैल्यू क्या होगी, -√2gh, और ये भी -√2gh के बराबर, और फिर ये √2gh के बराबर। ठीक है, ये लेकिन ऐसे पार्टिकल आया आया, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन पॉजिटिव हो गई। कोलिजन के बाद देखो कम हुई लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां से शिफ्ट होकर तुरंत ये पार्टिकल यहां चला गया, और इसके बाद उतनी हाइट तक चलेगा भी नहीं, ऐसे चला, ऐसे चला। ठीक है, अब इसके बाद जब h हाइट पर आ गया, h हाइट पे आने के बाद फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, तो ये ऐसे चलेगा इस तरीके से, और फिर यहां कोलिजन हुआ तो इसकी वेलोसिटी और कम हुई, तो ऐसे चल के कुछ और कम हाइट पर चलेगा, कोलिजन के बाद फिर ये यहां पहुंच जाएगा, और फिर कोलिजन होके ऐसे पहुंचेगा, ऐसे, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो ये ग्राफ आपका बनेगा किसका, जब पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होगा तब। ठीक है बेटा, यस। तो ये पूरा का पूरा आपका रहा मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट। और हाँ, अभी इसमें हमने रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट को यूज नहीं किया है, तो हम लोग अगली क्लास में रिलेटिव मोशन वाले पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, और उसके बाद इसमें भी हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के फॉर्म में चीजों को करेंगे, और कैसे इसका, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को यहाँ पर रखे और एक को नीचे से u वेलोसिटी से, एक को v वेलोसिटी u से, दोनों को फेंके तो किस पॉइंट पर कोलिजन होगा, क्या होगा, वो सारा कंसेप्ट थोड़ा सा रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। तो अगला क्लास हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे 1D वाला। 2D वाला जब करेंगे तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, दोनों चीजों केस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यस।